सुर्खियों पर। सीआरपीएफ 157 कैंप से इंसास राइफल लेकर फरार जवान पटना के दीघा से गिरफ्तार। जवान रोहित कुमार की इसी बटालियन में थी पोस्टिंग। जवान के गांव भोजपुर बिहार से दोनों इंसास राइफल व कार पहले हो चुकी थी जब्त। रोहित कुमार की मोबाइल लोकेशन के आधार पर हुई गिरफ्तारी। नीमची के सीआई को एसीबी जमशेदपुर की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। जमीन के म्यूटेशन के लिए मांगी जा रही थी 5,000 रुपए रिश्वत। सूचक ने की एसीबी एसपी से शिकायत। पुष्टि के बाद एसीबी डीएसपी विजय महतो के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। नगर निकाय चुनाव में आजसू ने की पिछड़े को आरक्षण दिए जाने की मांग। आरक्षण की मांग को लेकर डीसी कार्यालय पर आजसू का 1 दिवसीय महाधरना। आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र सहित रविशंकर मौर्य और कन्हैया सिंह भी हुए शामिल। पूर्व में पार्टी प्रमुख सुदेश महतो राज्यपाल को दे चुके हैं मांग पत्र। आइए बात करते हैं 2 इंसास राइफल लेके फरार हुए जवान की पटना से हुई गिरफ्तारी की। जमशेदपुर पुलिस ने सीआरपीएफ 157 बटालियन के ट्रांसफर जवान रोहित कुमार को मोबाइल टावर पर मिले लोकेशन के आधार पर पटना के दीघा से बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। आदिपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज कैंपस स्थित सीआरपीएफ 157 बटालियन कैंप से 9 नवंबर 2022 को आर्म्स रूम से 2 इंसास राइफल लेके जवान फरार हो गया था। बताते चले कि सीआरपीएफ ने ट्रांसफर जवान रोहित के खिलाफ इंसास राइफल चोरी के आरोप में एक मामला दर्ज किया था। रोहित का 22 जुलाई 2022 को 81 बटालियन छत्तीसगढ़ ट्रांसफर हो चुका था, जहां से वह अवकाश पर था। जमशेदपुर में जवान का कोई रिश्तेदार टाटा मोटर्स में कार्यरत है, जिसके यहाँ उसका आना जाना था। इसके पहले 157 बटालियन में इसकी पोस्टिंग 2014 में हुई थी। इस संबंध में सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर वनवारी लाल मीना ने रोहित कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जानकारी हो कि चोरी गया इंसास राइफल बाद में रोहित कुमार के पैतृक गांव बिहार के भोजपुर जिला के नारायणपुर थाना के सितुहारी गांव से बरामद किया गया था। इंसास राइफल के साथ एक कार भी जब्त की गई थी, लेकिन उस समय जवान पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा था। रोहित कुमार ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया कि उसने आर्म्स रूम की खिड़की का शटर काटकर एक अन्य व्यक्ति की मदद से हथियार की चोरी की थी। हालांकि आरोपी जवान के साथ इस घटना में कौन शामिल था और उसने किस वजह से घटना को अंजाम दिया, इसका खुलासा पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। वहीं हिरासत में लिए गए स्थानीय युवक मोहित मुंडा के विरुद्ध अब तक कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए पुलिस ने फिलहाल उसे छोड़ दिया है। पूरे मामले की जानकारी प्रेस वार्ता में एसपी आनंद प्रकाश, सीआरपीएफ कमांडेंट भूपाल सिंह, सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट मनोज कुमार यादव ने दी है। तो दोनों हथियार तो बरामद हो गया, लेकिन इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। लेकिन बाद में तकनीकी जो टेक्निकल साक्ष्य होता है, टेक्निकल एविडेंस के आधार पे इसके टावर लोकेशन पे पटना का जो दीघा थाना क्षेत्र है, दियारा क्षेत्र है, तो वहाँ से बिहार पुलिस के सहयोग से भी और हमारी जो टीम गई थी उसके सहयोग से रोहित कुमार जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया गया और उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, लेकिन बहुत कुछ ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताया है कि किस कारण से और क्यों उसने ऐसे हरकत की है। आइए बात करते हैं एसीबी की टीम द्वारा चांडल के नीमती अंचल निरीक्षक को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने की। नीमती अंचल के सीआई खेलाराम मुर्मू को एसीबी जमशेदपुर की टीम ने 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया। एसीबी की टीम ने नीमती थाना क्षेत्र के चांडल स्टेशन बस्ती शिवपुर कॉलोनी निवासी प्रशांत कुमार महतो के लिखित आवेदन पर कार्रवाई की है। बताते चले कि चांडल स्टेशन बस्ती शिवपुर कॉलोनी के प्रशांत कुमार महतो अपने जमीन का म्यूटेशन कराना चाहते थे। उन्होंने म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालय नीमती को एक आवेदन दिया था, लेकिन उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। बार बार पूछताछ के बाद सीआई खेलाराम मुर्मू ने जमीन म्यूटेशन के एवज में प्रशांत कुमार महतो से 5,000 रुपए रिश्वत की मांग की। प्रशांत कुमार महतो घूस देना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एसीबी से इसकी लिखित शिकायत की। शिकायत की पुष्टि के बाद निगरानी विभाग ने कार्रवाई करते हुए नीमती अंचल के सीआई खेलाराम मुर्मू को अंचल के आवास से 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सीआई को निगरानी विभाग की टीम जमशेदपुर लेकर रवाना हो गई। बात करते हैं उपायुक्त कार्यालय के सामने आजसू पार्टी द्वारा दिए जा रहे 1 दिवसीय धरना की।
पिछड़ा वर्ग को नगर निकाय चुनाव में आरक्षण से वंचित रखने के विरोध में उपायुक्त कार्यालय पर आज 12 बजे से 3 बजे तक एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रधान महासचिव एवं झारखंड के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित और जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह भी उपस्थित रहे। धरने पर बैठे पार्टी कार्यकर्ता पोस्टर बैनर के साथ थे और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी कर रहे थे। जानकारी हो कि हाल ही में पार्टी के केंद्र अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मिलकर इस मुद्दे पर ज्ञापन सौंपते हुए पिछड़ों के साथ लगातार होती अनदेखी के बारे में विस्तार से चर्चा की है और तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। इससे पहले आजसू पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष एवं गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि अगले चुनाव के पूर्व ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया शुरू की जाए तथा ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था की जाए, लेकिन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए बगैर पिछड़ा आरक्षण के नगर निकाय चुनाव करने की तैयारियों में जुटी है। राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट को लेकर शुरू से निराशाजनक रहा है। झारखंड में ओबीसी की आबादी 51% है। अब अलग कारण बताकर आरक्षित सीटों को भी अनारक्षित किया जा रहा है, यानी पंचायत और नगर निकाय में प्रतिनिधित्व करने का जो भी मौका था उसे छीना जा रहा है। इस हकमारी के खिलाफ ओबीसी में सरकार के खिलाफ रोष है। झारखंड राज्य में बहुत जल्द नगर निकाय चुनाव होने वाला है और इस नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण से वंचित रखा जा रहा है। इसके विरोध में पार्टी ने राज्यव्यापी एक आंदोलन का निर्णय लिया है। उस निर्णय के आलोक में पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय से जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक मांग पत्र सौंपने का कार्यक्रम है। इस मांग पत्र के माध्यम से तो महामहिम राज्यपाल से आग्रह करेंगे कि सबसे बड़ी आबादी पिछड़ों का है, इन बड़ी आबादी वाले समुदाय के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में पिछड़ों का आबादी सबसे ज़्यादा है और इतनी बड़ी आबादी को यदि संवैधानिक अधिकार से वंचित रख करके चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं उन समुदाय के साथ भेदभाव होगा, अन्याय होगा। इसके विरोध में आज एक दिवसीय धरना कार्यक्रम है। अगर फिर भी नहीं मानी सरकार तो आगे क्या करें? तो आजसू पार्टी आंदोलन का उपज है। हम लोग आंदोलन पर विश्वास करते हैं और आंदोलन ही हमारा ताकत है। यदि सरकार नहीं सुनती है तो ये आंदोलन जिला मुख्यालय से लेकर गांव के हर चौक चौराहा पर जन जन तक इस बात को हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार का जो रवैया है, इसका जो पिछड़ों के प्रति जो भेदभाव का आचरण है, इसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। राज्य में होने वाले नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव में पिछड़ी जाति को आरक्षण से वंचित कर दिया गया है सरकार के द्वारा। उसके खिलाफ ही हम लोग आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए आज पूर्वी सिंहभूम जिला समिति के द्वारा यहाँ पे महाधरना का आयोजन किया गया है। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि राज्य सरकार कितनी झूठी है। एक तरफ कहती है कि हम राज्य में 27% आरक्षण पिछड़ों को दे रहे हैं और एक तरफ कहीं ना कहीं उन लोगों को चुनाव में इससे वंचित कर रहे हैं। तो ये किस तरह का घोषणा है? तो ये घोषणा कहीं ना कहीं बयानबाज सरकार जो है, बयान बहादुर सरकार बन गई है कि जो चुनाव जीतने से लेकर के अभी तक नौकरी के नाम पे हो, चाहे व्यवसाय के नाम पे हो, चाहे व्यापारी वर्ग के नाम पे हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता के नाम पे हो, सभी लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम किया। और आज तो बड़ी आबादी को, जो कि पूरे राज्य में 50% की आबादी है, उनको भी चुनाव लड़ने से वंचित किया गया। तो हम लोग आज महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे और इसके बाद भी अगर हम लोगों का मांग को नहीं सुना गया तो आजसू पार्टी आंदोलन की उपज है। हम लोग चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, लेकिन पिछड़ों को अधिकार नहीं। आइए बात करते हैं समाज सेवी संस्था सेवा ही लक्ष्य द्वारा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपे गए मांग पत्र की। जमशेदपुर के चिकसराई नगर परिषद क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न जन समस्याओं के निवारण की मांग को लेकर समाज सेवी संस्था सेवा ही लक्ष्य द्वारा
5 सूत्री मांग पत्र नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि जनहित में इस मांग पत्र पर निर्णय लिए जाने की जरूरत है। संस्था के अध्यक्ष मनन मलिक ने बताया कि वर्तमान समय में होल्डिंग टैक्स की वसूली पूर्णतः बंद है। आगे चलकर इस बात का दबाव बनाया जाएगा कि पूरा टैक्स एक ही बार में जमा करना होगा। ऐसे में सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए ताकि एक साथ आर्थिक बोझ नागरिकों पर न पड़े। वहीं नगर परिषद क्षेत्र में जितनी भी नालियां हैं, सभी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसकी सफाई अविलंब होनी चाहिए। साथ ही नगर परिषद द्वारा निर्मित नए पार्क के समीप हाई मास्ट लाइट लगाने एवं परिषद क्षेत्र की सड़कों को दुरुस्त करने की मांग इन्होंने उठाई है, जिस पर कार्यपालक अभियंता ने जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। जुगसलाई के नगर परिषद पदाधिकारी के पास 5 सूत्री मांग को लेकर हम लोग जुगसलाई की समस्या को लेकर आए हैं। इसमें मुख्य हम लोग का पहला मांग है कि जुगसलाई जो बासी है, जो आपका होल्डिंग टैक्स जो बंद के नाम पर बंद कर दिया गया है, तो हम चाहते हैं कि उस पर सरकार द्वारा जल्द से जल्द उसका निष्कासन होना चाहिए। चूँकि अभी बंद कर दिया गया, कहीं ना कहीं 5 महीना 1 साल के बाद उस दर को लागू करके एक साथ जनता का बोझ हो जाएगा। तो हमें लगता है कि इस पर जल्दी निष्कासन निकलना चाहिए। पदाधिकारी भी बोले हैं कि ये सरकार का गाइडलाइन है, हम लोग गाइडलाइन से हट नहीं सकते। हम लोग देखते हैं, प्रयास करते हैं, अपने माध्यम से हम सरकार को अवगत कराएंगे आपके बातों को। दूसरा मांग है हम लोग का सभी वार्ड में नाली में जाम पड़ा हुआ, पूरा चारों तरफ रोड में नाली में पानी बह रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो हम चाहते हैं इस पर भी जल्दी से जल्दी, जो नगर पालिका का उद्देश्य है कि शहर स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, कहीं ना कहीं नगर पालिका इसमें फेल हो रहा है। तीसरा मांग है हम लोग का जो जुगसलाई हम लोग का बहुत मेहनत से उस पार्क का निर्माण किया है, लड़ झगड़ के सबसे। आज उस जुगसलाई के पार्क के बगल में ऐसा अंधेरा सन्नाटा जमा हुआ रहता है, जो असामाजिक तत्व के लोग वहाँ जमावड़ा करते हैं और गलत तरीके से बहुत ही दारू उरू पी के वहाँ अड्डाबाजी करते हैं। हम लोग पदाधिकारी को इसकी जानकारी दी, उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करेंगे। और हमारा मांग भी है कि हाई मास्ट लाइट भी वहाँ लगे। इसके साथ साथ टाटा पेमेंट गेट के पास भी जो अंडर ब्रिज है, उसके सामने रोड की स्थिति काफ़ी खराब है, जो आए दिन दुर्घटना होता है, उस पर भी अवगत करा। उन्होंने कहा है कि उस रोड की मरम्मत हम लोग जल्द से जल्द कराएंगे। और स्टेशन रोड की ओर जाने वाला जो सुंदरी के नाम पर जो हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट लगा था और जो LED लाइट लगा था, कहीं ना कहीं वो 6 महीना में खराब पड़ा था। हम इसमें जांच करने का विशेष पदाधिकारी को बताएं कि इस पर जाँच होना चाहिए, क्योंकि बहुत सुंदर के नाम पे इतना रुपया लागत लगा और 6 महीना में इसमें खराब हो गई। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है जुगसलाई वासी। आइए बात करते हैं रामलला अंतर्राष्ट्रीय साहित्योत्सव जन रामायण काव्यार्चन के आयोजन की। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला संस्कृति संगम साहित्योदय के बैनर तले अयोध्या में आगामी 19 और 20 नवंबर को श्री रामलला अंतर्राष्ट्रीय साहित्योत्सव जन रामायण काव्यार्चन का आयोजन किया जाएगा। आयोजन की पूर्व संध्या पर सभी रचनाकार राम की पौड़ी में दीप दान कर आयोजन की सफलता और जन कल्याण हेतु कामना करेंगे। बताते चले कि अयोध्या के जानकी महल में आयोजित जन रामायण उत्सव में दुनिया भर के कवि, लेखक, साहित्यकार और कलाकारों का विशाल जमावड़ा लगेगा। इस मौके पर विश्व के सबसे अनूठे साझा महाकाव्य जन रामायण सहित कई पुस्तकों का भव्य विमोचन, कवि सम्मेलन, विचार गोष्ठी, सम्मान समारोह और साहित्यिक पर्यटन होगा। 2 दिवसीय साहित्य समागम में देश के कई लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार और कलाकार शामिल होंगे। जन रामायण महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में प्रभु श्री राम को स्थापित किया जाएगा, जबकि अन्य सभी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मंचासीन रहेंगे। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को साहित्योदय सलामरत्न सम्मान दिया जाएगा। आयोजन की अध्यक्षता प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र करेंगे। इस भव्य आयोजन की मुख्य आकर्षण पद्मश्री मालिनी अवस्थी और प्रख्यात टीवी कलाकार विजया भारती होंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और स्थानीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और राजघराने से वरिष्ठ साहित्यकार यतीन्द्र मिश्र सहित राम जन्मभूमि न्यास और मंदिर के महंत को भी आमंत्रित किया गया है। साहित्योदय के संस्थापक अध्यक्ष कवि पंकज प्रियम ने बताया कि जन रामायण स्वयं में एक अनूठा साझा महाकाव्य है, जिसमें विश्व के 121 रचनाकारों ने मिलकर सहज, सरल और सरस जन भाषा में लिखा है। उन्होंने बताया कि साहित्योदय पिछले कई वर्षों से साहित्य कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार में कार्य कर रहा है। साहित्योदय प्रकाशन के तहत अब तक कई पुस्तकें छप चुकी हैं। आयोजन को सफल बनाने में
संजय करुणेश, सुरेंद्र उपाध्याय, राकेश रमन, शौरी भूषण, भागवत पाठक, डॉक्टर रजनी शर्मा, साधना मिश्रा, मनीष देवगुप्ता, मयंक श्रीवास्तव, डॉक्टर R.K. मतंग, डॉक्टर सुमति दुबे, प्रताप नारायण शुक्ल, प्रियदर्शनी पुष्पा, डॉक्टर मनोरमा अंशु सहित पूरा साहित्योदय परिवार लगा हुआ है। रामायण के लिए पंकज प्रियम जो इसके संस्थापक हैं, उन्होंने बहुत लोगों को बुलाया है, जिसमें कि पद्मश्री मालिनी अवस्थी वो आएंगी और एक टीवी कलाकार विजया भारती वो भी आ रही हैं, और योगी आदित्यनाथ जी के पास भी भेजा गया है आमंत्रण, लेकिन अभी सहमति नहीं दिए हैं। झारखंड से हम लोग 8 लोगों की रचना इसमें चयनित की गई है। मैं इस मामले में अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी भी रचना को इसमें शामिल किया गया, और मेरा प्रसंग श्री राम भरत संवाद है, उसके बारे में मैं जन रामायण में लिखी हूँ। और यहाँ से 8 लोग हैं, डॉक्टर प्रतिभा प्रसाद कुमकुम जी जो कि छंदमाले में भी काफ़ी पारंगत हैं, यहाँ की पंडित है वो। मेरी ये दूसरी काव्य संग्रह है, एकल काव्य संग्रह। ऐसे तो 3-4 साझा संग्रह भी निकल चुका है, पत्रिका में भी मेरी रचना प्रकाशित हुई है, लेकिन ये दूसरी काव्य संग्रह है। पहली काव्य संग्रह अंतर्नाद जो कि 151 कविताओं का संग्रह है, वो पहले ही उसका विमोचन हुआ था पिछले साल 21 मार्च को, और ये दूसरी काव्य संग्रह है जिसमें कि 105 कविताएं हैं कस्तूरी में। इसका विमोचन श्री राम मंदिर अयोध्या में होगा, कनक भवन में ये कार्यक्रम है। आइए बात करते हैं जमशेदपुर के LBSM कॉलेज में कोल्हान यूनिवर्सिटी द्वारा इंटर वॉलीबॉल टूर्नामेंट के आयोजन की। कोल्हान विश्वविद्यालय जमशेदपुर के LBSM कॉलेज में कोल्हान यूनिवर्सिटी द्वारा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहा है। खेल के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में खेल भावना के विकास के साथ साथ उनमें प्रतियोगिता की मानसिकता का विकास करना भी होगा। कोल्हान यूनिवर्सिटी द्वारा इंटर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग से 3 और महिला वर्ग से 4 टीमें अपनी किस्मत आजमा रही हैं। टूर्नामेंट में अव्वल आने वाली टीम को यूनिवर्सिटी की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। यह खेल LBSM कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। खेल को लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह है। वैसे ही इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के अंदर छिपी प्रतिभा को उजागर करना और खेल के प्रति जागरूक करना है। सरकार की इस खेल योजना से विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है, साथ ही जो अच्छे खिलाड़ी हैं उन्हें राज्य स्तरीय खेल में हिस्सा लेने का मौका भी मिलेगा। ये कोल्हान यूनिवर्सिटी का इंटर वॉलीबॉल टूर्नामेंट है जो कि ऑर्गेनाइजर है LBSM कॉलेज। इसमें हम लोग आज के दिन 17 नवंबर 2022 का ये खेल हो रहा है, जो वार्षिक उत्सव होता है यूनिवर्सिटी का, वही है। उसमें मेंस और फीमेल्स दोनों का है। तो मेंस में 7 टीम ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, और फीमेल में 4 टीम कर रहा है। फीमेल में 4 टीम जो है वो है हमारा LBSM कॉलेज, ग्रेजुएट कॉलेज, घाटशिला कॉलेज घाटशिला और ग्रेजुएट कॉलेज। ये फिर हम लोग इंटर यूनिवर्सिटी होगा तब इंटर यूनिवर्सिटी में इन लोग जाएंगे चूज होके। तो ये पहले इंटर कॉलेज में हो चुका है, हम लोग इंटर कॉलेज में अपना कॉलेज में सब कोई किए हैं। उसमें से जो बच्चे उभर के आए हैं उन लोगों को हम लोग इंटर यूनिवर्सिटी में इंटर कॉलेज में कर रहे हैं। अब इंटर कॉलेज में जो उभर के जाएगा वो इंटर यूनिवर्सिटी में जो होगा उसमें ये पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन ये है हमारा कोल्हान यूनिवर्सिटी का मैच हो रहा है। आइए बात करते हैं श्री रानी सती सत्संग समिति द्वारा भव्य कलश यात्रा के आयोजन की। जमशेदपुर के जुगसलाई में श्री रानी सती सत्संग समिति द्वारा जुगसलाई रानी सती दादी मंदिर में 23वें मंगसिर नवमी के अवसर पर प्रथम दिन भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 1008 महिला श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री रानी सती सत्संग समिति द्वारा मंगसिर नवमी महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस 23वें मंगसिर नवमी में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन श्री रानी सती सत्संग समिति द्वारा आयोजित किया गया, जहां महोत्सव के पहले दिन गणेश वंदना के साथ गर्ल्स स्कूल रोड स्थित रानी सती दादी मंदिर परिसर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में 1008 महिलाओं ने हिस्सा लिया। जानकारी देते हुए श्री रानी सती सत्संग समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई। शाम के वक्त भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया है।
वहीं दूसरे दिन 1008 महिलाओं द्वारा मंगल पाठ का आयोजन किया गया है, जिसमें केवल जुगसलाई ही नहीं बल्कि पूरे शहर के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हम लोग 23वां मंगसी नवमी महोत्सव मना रहे हैं, जिसके प्रथम दिन का आज कार्यक्रम था। प्रत्येक वर्ष हम ये कार्यक्रम कलश यात्रा के साथ गणेश जी को आह्वान करते हुए शुरुआत करते हैं। उसी क्रम में आज सुबह 6:30 बजे गणेश जी की पूजा की गई, कलश पूजन किया गया तथा महिलाओं के बीच कलश वितरण करके पूरे जुगसलाई में भ्रमण करके कलश को दादी जी के ऊपर अर्पण किया गया। कलश 500 से अधिक महिला उठाई थी और बिना कलश को मिला के 1000 से अधिक महिलाएं इस जुलूस में शामिल थी। आगे हमारा अभी 2 कार्यक्रम और बाकी है। आज संध्या 7 बजे से रंगलाल मैरिज हॉल जुगसलाई में हैदराबाद की गायिका प्रियंका गुप्ता, कलकत्ता से आयुष त्रिपाठी और जमशेदपुर की नेहा कौर आ रहे हैं। भजनों का कार्यक्रम है संध्या 7 बजे से रंगलाल मैरिज हॉल में। इसके बाद कल द्वितीय दिवस में 18 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे से रंगलाल मैरिज हॉल में मनीषा भार्गव कलकत्ता से दादी जी का मंगल पाठ करने आ रही है। मंगल पाठ में हमारे टारगेट है कि लगभग 1008 महिलाएं हो जाएंगी। आइए बात करते हैं अवैध शराब अड्डों के खिलाफ उत्पाद विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी के बाद उत्पाद विभाग की एक टीम ने सुंदरनगर व परसोडी के कई इलाकों में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ छापामारी का अभियान चलाया। इस दौरान देसी शराब की एक भट्टी को ध्वस्त किया गया और बड़ी मात्रा में चुलाई शराब व जावा महुआ जब्त किया गया। सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार सुंदरनगर थाना अंतर्गत केड़ों में एक अवैध महुआ चुलाई शराब भट्टी को उत्पाद विभाग की एक टीम ने ध्वस्त कर दिया, जबकि परसोडी थाना अंतर्गत सोपोडेरा, बहागढ़, शंकरपुर, बागान टोला तथा बागबेड़ा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग एरिया में अवैध शराब बिक्री स्थलों में छापामारी कर शराब बरामद कर जब्त किया गया। केड़ों से पुलिस ने 800 किलोग्राम जावा महुआ जब्त कर नष्ट कर दिया, जबकि 160 लीटर चुलाई अन्य बिक्री स्थलों से बरामद कर जब्त किए गए। सहायक आयुक्त के मुताबिक 5 अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।